चलिए बढ़िया है। फिर से एक बार सभी लोगों को जय महाकाल, ओम नमः जय शिवाय। महाकाल सर। देखिए, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जो लाइव सेशन हम लोग करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं रोज बाजार में। सुबह बाजार जब खुलता है हम आते हैं और फिर हम 2 ढाई 3 घंटे तक पढ़ते हैं। उसके बाद में कभी कभी अगर ट्रेडिंग डे ज्यादा अच्छा होता है तो लंबा ट्रेडिंग चल जाता है। नहीं तो रोजाना करीब 2.5 से 3 घंटे का हम लोग आपस में समय बिताते हैं और पढ़ाई भी करते हैं बीच बीच में, और बीच बीच में ट्रेड भी लेते हैं अगर ट्रेड मिल जाता है तो। ट्रेड के लिए कोई खास अलग से ये क्रेज नहीं होता है कि ट्रेड लेना ही लेना है। तो ये वाली बात अभी सभी के माइंड में सेट हो गई है कि नहीं, कि ट्रेड आएगा तो लेना है, छोड़ना नहीं है। और ट्रेड नहीं आया है तो जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। ये बात सभी को क्लियर है अभी? हाँ सर। ठीक है, देखिए। यस सर। अब सबको देखिए, इधर ही बात कर रहे हैं तो इधर ही मेरे को माइक से आपका आंसर चाहिए सबका। तो हो जाता है, मगर कभी कभार क्या होता है, लास्ट वीक तो मेरा बहुत अच्छा रहा। मगर जब ट्रेड लेते हैं, करीबन समझो कि 95% मेरा ट्रेड सक्सेस हुए, मगर 5% ट्रेड ऐसे है जो सक्सेस नहीं हुआ है। तो उसमें निकलने में थोड़ी दिक्कत रहती है कि कौन से लेवल से एग्जिट होना है। भले ही लॉस हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कौन से लेवल से एग्जिट होना है लॉस में भी, वो थोड़ा क्लियर मुझे नहीं हो रहा है। इसके लिए जब आपको अगर ऐसा दुविधा रहती है ना, तो सामने से पूछना है ना, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं। जी, अभी 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 इसीलिए पूछ लिया कि आज इसीलिए पूछ लिया जो आपने हाँ, आज पूछा। हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं, जी तो आपको ना सामने से पूछना है कि इसको रखूं या क्या करना है। बाकी आपको मैंने एक ही मंत्र दिया है, फ्यूचर ऑप्शन पहली बात करना नहीं, और करना है तो सिर्फ इंट्राडे। इंट्राडे। आज का आज ही करके जाएंगे हिसाब, कल के दिन का हमें कोई मतलब नहीं है। जी नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे। ठीक है जी? जी 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 तो ये बात समझ में आती है। 95% ट्रेड अगर आपके फायदे में हो रहे हैं तो 5% ट्रेड के लिए लॉस अपना डिफाइन करके बाहर आ जाओ। यही आपके लिए मेरी तरफ से और मार्केट की तरफ से रूल रहेगा, प्रिंसिपल जो आपका है सेट यही रहेगा। क्या? कि 5% का लॉस के लिए आप रेडी हैं? तो जी। आपने जो 95 में कमाया है, उस कमाई का, वो जो कमाया है उस कमाई का दशांश 10% लॉस के लिए आप रेडी रख। करके अगर आ रहा है तो हट जाओ, पंखा धीरे कर देना। उसको हटा दो जी ट्रेड को। ठीक है। जी अभी अनीस जी बता रहे हैं मुझे कि कोई मार्केट गिरा है करके, फॉरेन में कुछ मार्केट गिरे हैं, कुछ हो रहा है, बड़े नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं, है ना? सब हो रहा है ना, सबको पता है। जी। जी हाँ तो सर। ये बात कुछ नई है आप लोगों के लिए? कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ घबराहट हो रही है? सर, अच्छा लग रहा है क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाएंगे ऊपर। दूसरा अच्छा क्यों लग रहा है? क्या मुझे मुझे पहले से पता था ये होगा? नहीं ना पता था, लेकिन मैंने अगस्त सितंबर अक्टूबर बोला हुआ था। जी मुझे ये नहीं पता है कि क्या होगा, कहाँ बम फटेगा। मैं खाली आपको टाइम की गणना करके बताया। अगर किसी को याद हो तो बोलिए कि हाँ भाई, हमें समझाया था, ये चीजें आपने कई बार बोली हैं। आपने जी 15 अगस्त से 29 अक्टूबर तक बोला था। 15 अगस्त से 29 अक्टूबर बोला है? जी हाँ सर। हाँ, तो 15 अगस्त ही कौन सा ज्यादा दूर है? आज 4 अगस्त को तो हम मीटिंग कर ही रहे हैं। जी तो 15 अगस्त और 4 अगस्त में 10-11 दिन आगे पीछे है। अब ये तो महाकाल ही जाने ना जिस दिन से करेक्शन आएगी। क्यों जी? जी जी सर। जी मैं तो नहीं जानता। नहीं, कुछ ना लेकिन कुछ आप बहाना काफी होता है करेक्शन का, वो बहाने अपने आप बन जाते हैं। क्यों जी? और आप काफी पास प्रिडिक्ट करते हैं। क्या सर? आपकी प्रिडिक्शन काफी पास में रहती है।
हाँ थोड़ा, बहुत पहले प्रिडिक्शन कर देते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, सेंसेक्स में हाँ क्या वो होने थोड़ा सा वाला है, महाकाल ट्रेंड की कैसा कृपा है। रहेगा वो। मेरे को तो इतना नहीं आता है ये, कैलकुलेशंस मैंने कुछ सीखी हैं जी अपने टाइम में, अपनी पढ़ाई के समय पे। तो उन कैलकुलेशन के ऊपर ही आधारित मैं चीजों को करता हूँ, बहुत टाइम से प्रैक्टिस में हूँ। तो इसलिए रुजुल जी वो आपको मैं बता पाता हूँ। और 2024 का साल में हमने जब जनवरी एंड में एक वेबिनार करा था अनीस जी, जी। सो उस टाइम यही बोला था कि 8 शेप में चलेगा बाजार। करेक्ट। तो आप देखिए, एक 8 शेप वाला बाजार, यानी कि बार बार ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। जैसे 8 बना हुआ है ना, वैसे जी। 8 की तरीके से, जैसे 8 बना के देखिए आप, तो 8 के तरीके से ये बाजार इस बार चल रहा है। दूसरा, ये साल का बाजार, ये साल का बाजार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये साल के बाजार में काफी नए शोध कार्य, रिसर्च वर्क निकल के आ रहे हैं और निकल के आएंगे। अभी हैं, अ, हमारे पास 5 महीने तो है ना, 5-6 महीना है। जी। तो करीब कुछ शोध कार्य निकल के आ चुके हैं और कुछ आएंगे, पर चर्चा करेंगे उनके ऊपर भी हम आगे, करीब सितंबर के आसपास में उसके ऊपर चर्चा करूंगा आप लोगों से कि क्या चीज में ये जो वर्ड बोला इसे ध्यान रखिएगा बस। दूसरी बात, आपको अब जैसे अगस्त में ये ड्रामा शुरू हुआ कि कहीं पे जी ग्लोबल कुछ आपस में कंट्रीज में तनातनी हो रही है, या कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज्यादा आ रहा है यूएसए वगैरह में, या कुछ है कहीं इन्फ्लेशन है, और मार्केट गिरे हैं, मार्केट गिर रहे हैं, मार्केट गिर जाएंगे, मार्केट में क्रैश करेक्शन आ जाएंगे। ऐसे सब जो भी चीजें आपको फ्राइडे से मिली या सुनने में आ रही हैं आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, बहुत बहुत विद्वान लोग भी बैठे हैं वहाँ, पता नहीं 10वीं पास हैं या 5वीं पास हैं या फेल हैं, इतना तो नहीं पता, लेकिन इतनी तो एजुकेशन वो रखते हैं कि एक्सपर्ट हैं वो। तो वहाँ ये सारी चीजें जो आपको सुनने में आ रही हैं, उनसे आपको क्या लगा? कुछ नयापन? यार ऐसे लग रहा है नहीं यार, ये अगस्त से तो रेड अलर्ट हमें शर्मा जी ने अप्रैल से बता रखा है। सर आपने बता भी रखा है और हम निश्चिंत भी हैं क्योंकि आप हैं इसलिए। नहीं वो ठीक है अनीस जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो फिर अजीब तो नहीं लग रहा ना अब? नहीं नहीं, कुछ नया नहीं लग रहा सर। कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि आप डिसीजन ना ले पा रहे हैं। एक चीज है, अगर आपको ये ना पता चले, सपोज करिए मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो भी नहीं होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि वो हो, समझ रहे हैं? तो हम्म। हमारी क्या रणनीति, क्या माइंडसेट होना चाहिए अपने निवेश को लेके, बताइए आप। सर निवेश को लेके तो आपसे पूछ के और ही करना है आगे, और तो क्या करेंगे। आप बताइए रुजुल जी, बताइए, बोलिए, ये ऐसे नहीं, माइक को ऑफ करके नहीं बैठना, बोलते रहिए। ओके, एक मिनट। क्या पॉलिसी होनी चाहिए आपकी? मैं कह रहा हूं आपको पता ही नहीं है बाजार गिरने वाला है, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। नहीं अक्टूबर नहीं, से, मतलब अगस्त से अगर अक्टूबर के बीच का करेक्शन, मैं कह रहा हूं हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये सब रखी रह गई बातें, क्यों अनीस जी? हाँ, हो तो सकता क्या है। करेंगे हम? आप बताइए, ये एक आपका सोच क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं, बैठे रहो आराम से, जब आपका कुछ नए स्टॉक्स आएंगे तो बाय करो, या आप किसी को हाँ बोलते हो सिंपल, बाय। वेरी मैं सिंपल। मैं ये सोचता हूँ कि जिसमें 25-30% प्रॉफिट मिलता है कोई भी स्क्रिप्ट में, आप हर रोज एक दो स्क्रिप्ट देते ही है जब लाइव ट्रेडिंग चलता है वो। आप बोलते हैं ना बोलते हैं, हम देखते हैं, मगर आपसी बात से थोड़ा बहुत ख्याल आ जाता है। तो जिसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता है वो सेल करके नया स्क्रिप्ट में वो थोड़ा डालेंगे, सर मैं एग्री नहीं करता। उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाइवर्ट करेंगे।
मैं एग्री नहीं करता सर इस पे। बताइए आप क्या बोलते हैं। मैं ये बोलता हूँ जो टारगेट्स आते हैं उनको बेचते जाओ, मस्त हो जाओ। सिंपल, ये बहुत ही अच्छी बात है। टारगेट आए और बेचते जाओ। दूसरी बात ये है कि जब जब फ्यूचर में थोड़ा बहुत काम करते हैं कभी कभार, तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट आता है, वो जो भी आप स्क्रिप्ट बोलते हैं उसमें भी जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। ले लेना चाहिए प्रॉफिट। और अगर ये बाजार नहीं गिरे तो चलते रहेंगे बाजार तो ऊपर। बस एज यूजुअल, अभी लास्ट वीक में जो किया वही 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 चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वही चालू रहेगा। और अगर बाजार गिरते हैं तो क्या हम ट्रेडिंग बंद कर दें? नहीं, ट्रेडिंग बंद नहीं करेंगे। आपने जो हमें वो जो स्कैनर दिया है इंट्राडे के लिए, वो सुबह 9:30 बजे 9:25 को हम देखेंगे कि उसमें कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है। निकलता है और मार्केट का ट्रेंड अच्छा है तो उसमें काम करेंगे। यहां तक तो बात हो गई। मैं अब आपसे पूछता हूं कि अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है, 50-60 लाख रुपया किसी ने लगाया है, किसी ने 1 करोड़ लगाया है, किसी ने 2 करोड़ लगाया है, किसी ने 10 लाख लगाया है, किसी ने 5 लाख लगाया है, ऐसे ऐसे करके लोगों ने पैसा लगा रखा है ना। और बाजार यहां से धुड़ाम धुड़ुम धुड़ुम गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर का क्या रोल रहेगा, या इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मेरा सवाल यह है आपसे। वो जो अनिश जी अगर ने बताया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ा बहुत फंड स्पेयर रखा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और बाकी जो आपने टारगेट दिए हैं वो वेट करना ही, ऑलरेडी आपने टाइम पीरियड के साथ दिए हुए हैं। ऑलरेडी टाइम पीरियड के साथ हम देते हैं, तो टाइम पीरियड आपको बहुत हेल्प करता है। अनीश जी, टाइम पीरियड में आपके टारगेट आए हैं मैक्सिमम टाइम या नहीं? मैक्सिमम टाइम आए सर। मेरा तो अभी आपसे जुड़ा समझो कि 1 आध महीना हुआ, अनिश जी को शायद लंबा समय हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। मेरे को साल भर होने वाला है सर। खराब मार्केट में भी इनके टारगेट आए हैं और अच्छे मार्केट में भी आए हैं। तो हाँ, और स्क्रिप्ट दूसरी और बात ये टारगेट भी से है, मतलब है। दूसरी बात ये भी है, मैंने जो फील किया पिछले 10-15 दिन में कि एक लाइव सेशन होता है तो क्या है कि पूरा हमारे ऊपर जो कंफ्यूजन रहता है उनका सॉल्यूशन तुरंत मिलता है, कभी भी हम पूछ सकते हैं आपको। देखिए, लाइव सेशन वही कर सकता है रुजुल भाई, जैसे आप सब लोग हैं जिनके पास थोड़ा टाइम का एज है, टाइम एज है मतलब दिन में, जी वही कर सकता है। हर व्यक्ति मेरे साथ लाइव सेशन नहीं कर सकता ना। जी तो लाइव सेशन ना भी करें तो बिना लाइव सेशन के ही, अनीश जी तो लाइव सेशन में कम आते हैं, पहले ज्यादा आते थे, तो अनीश जी तो फिर भी काम कर रहे हैं ना। जी कैसे कर रहे हैं? एक एक ही रूल है, एक ही रूल है कि जितने भी मोमेंटम ट्रेड है, जैसे हमने ब्लू जेट दिया हुआ है, तो ब्लू जेट दिया था हमने 412 1516 पे, अभी वो 518 530 छू के आया ना, ठीक है। जी तो पहला टारगेट 500 है, अनीश जी ने तुरंत बोला 20% सोल्ड कर दिया है मैंने, ठीक। दूसरे टारगेट में फिर वो 30% सुहा कर देंगे, जी सोल्ड। लास्ट वाले टारगेट में पूरा बेच के बाहर आ जाएंगे। और उसी दौरान इन बिटवीन मेरा कोई दूसरा स्क्रिप्ट आ जाता है। आपका स्क्रिप्ट तो हर रोज आता है, मैं तो वही देखता हूँ, हर रोज आता है। आप दे नो दे वो अलग बात है, मगर हर रोज आता है। तो वो स्क्रिप्ट आ गया, उधर से पैसा फ्री हुआ, इधर लगा दिया। जी ये पूरा होमवर्क, पूरा मनी मैनेजमेंट, ये स्वयं आपका है। ये घड़ी घड़ी मैं नहीं बताऊंगा ऐसे करो जी ऐसे जी करो। जी 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 एग्जैक्टली, वो तो पता चल गया मुझे। सिंगल डे इन्होंने हमें जब सब्सक्राइब किया, इन्होंने मेरे को खाली फोन करके ये बोला, सर काम कैसे करना है। आई हैव एक्सपीरियंस, ये मैं इनकी ही बात बोल रहा हूँ अनीश जी की। इन्होंने बोला मुझे एक्सपीरियंस है, मार्केट को मैं जान रहा हूँ, बहुत टाइम से कर भी रहा हूँ, और आपको सोशल मीडिया पे इधर उधर ट्रैक भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप में या यूट्यूब पे। बट अभी मुझे आपसे प्रोफेशनली काम कराना है, ठीक है। बोला काम कैसे करना है? मैंने बोला क्या करना है आपको? इन्होंने बोला मुझे पोर्टफोलियो भी बनाना है, बच्चे का पोर्टफोलियो भी बनाना है, वाइफ का पोर्टफोलियो भी बनाना है, और मुझे मोमेंटम भी करना है, मुझे सीखना भी है, मुझे लाइव सेशन भी करना है, तो सब कुछ करना है। हाँ, मेरे मैं 1 मिनट से कम लगा मुझे। मैंने कहा ये परफेक्ट चीज करना चाह रहे हैं,
और जो परफेक्ट चीज करना चाह रहा है और इतना कुछ करना चाह रहा है मेरे साथ में, इट मीन्स कि वो अपने आप में इतना माइंड मेकअप करके आ चुका है कि अगर मैंने इनको फॉलो किया तो ही फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी बात, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना है वो हम बना देंगे, डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाना है वो हम बना देंगे, बस आपको फॉलो करना है। इन्होंने बोला बिल्कुल फॉलो होगा। मैंने कहा होगा तो ठीक है। मैंने कहा ऐसे करना है कि जितना भी मोमेंटम में ट्रेड मिले, जिस दिन मैं ट्रेड दूंगा उसी दिन मैं टारगेट भी दे दूंगा और टाइम होराइजन भी दे दूंगा। दूंगा ना? ये जी सर। स्टॉक इतने में खरीदो, इतना इसका बाइंग रेंज है, ये इसके टारगेट है, और इतने समय में ये टारगेट आने की पूरी संभावना है। पूरा आपको लिख के आता है कि नहीं आता है? जी आता है सर। वो बस करना है आपको। खरीदा, खरीदने के बाद में उसका जीटीटी ऑर्डर डाल दो। कुछ नहीं सोचना है ये इसके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका जीटीटी ऑर्डर डाल दिया। एक स्टॉक का अगर टारगेट 2 है तो आधा पहले टारगेट पे बेचो, आधा दूसरे टारगेट पे बेचो, बस इतना काम करना है। 3 टारगेट है तो 20%, 30% और बाकी का फाइनल 50% लास्ट में, या आप 30-30 करके बाकी का 40 लास्ट में, ऐसे करके टारगेट्स पे जीटीटी लगा दो। इतना काम करना है, और वही इन्होंने किया हुआ है कि भाई आया आया स्क्रिप्ट, खरीदा। अब बाइंग रेंज में भी ना बहुत लोग ये दिमाग लगाने लगते हैं। मान लो मैंने किसी स्टॉक का बाइंग रेंज दिया 310 से 340, और वो स्टॉक 340 ही चल रहा है, तो हम सोचेंगे ये 310 आ जाए तो खरीदेंगे। बाइंग रेंज 310 से 340 दिया ना, और स्टॉक 340 चल रहा है, तो हम सोचते हैं 310 आएगा तो खरीदेंगे, थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। पता चला वो 310 तो आया ही नहीं, 340 भी सिर्फ 10 मिनट के लिए था। खरीदा तो खरीदा नहीं तो स्टॉक अगले दिन पता चला जीटीटी हिट हो गया। अगले दिन ही जीटीटी हिट हो गया। 1 महीने का टारगेट कई बार एक दिन में आ जाता है। ठीक है? वो क्यों आता है? क्योंकि मार्केट रैली कर जाता है, मार्केट उसको सपोर्ट कर जाता है, इसलिए आता है। अदरवाइज उसको आना 1 महीने में ही चाहिए। तो इसलिए बाइंग रेंज में दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका बाइंग रेंज 340 वाला है और स्टॉक 340 पे ही ट्रेड कर रहा है, आप खरीदो, क्या दिक्कत है? पूरा नहीं खरीद रहे हो तो आधा खरीदो, कुछ तो खरीदो, फिर उसके बाद में वो नीचे आता है तो और ऐड कर लो। लेकिन एक बार किसी स्क्रिप्ट में टारगेट आ गया और वो स्क्रिप्ट टारगेट देने के बाद फिर नीचे आ गया, और आप दिमाग ये लगाने लग जाए कि मैं इसे दोबारा खरीद लूं क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है ना, मेरी रिकमेंडेशन तब तक वैलिड है जब तक उसका टारगेट नहीं आया। अगर टारगेट आ गया, वो स्टडी खत्म, इनवैलिड, जब तक कि मैं उसको रिव्यू कैंडिडेट ना बोल दूं। अगर मैं रिव्यू कैंडिडेट बोल रहा हूं या उसको बोल रहा हूं कि ये अभी और बढ़ेगा या दोबारा खरीद लो, तो ही खरीदना है। नहीं तो एक बार कोई स्टॉक का हमने टारगेट दे दिया और टारगेट आ गया, तो टारगेट के बाद में अगर वो स्टॉक दोबारा नीचे आता है और आप उसको अपनी मर्जी से दोबारा खरीद लेते हैं, तो वो गलत चीज है, वो नहीं करना है। क्योंकि जब वो स्टॉक फाइंड किया था और वो स्टॉक फाइंड करते समय टारगेट दिया था, तो उसका एक पर्टिकुलर कुछ हमने सेटअप देखा, कोई पैटर्न देखा टेक्निकली, क्लियर, और उस पैटर्न के बेस पे वो टारगेट भी अचीव हो गया। अब वो टारगेट अचीव होने के बाद में फिर से वो स्टॉक आपको नीचे मिलता है और आप उसको इसलिए खरीद लेते हैं कि सर ने इसको बाइंग रिकमेंडेशन दिया था। तो सर ने जब बाइंग रिकमेंडेशन दिया था तो उसका टारगेट भी दिया था, और उसका टारगेट जब आ गया तो वो वाला कॉल अब खत्म हो गया ना, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। क्लियर? और क्लियर सर। कुछ स्टॉक्स को हम बढ़ाते रहते हैं आगे। वो हम क्यों बढ़ाते हैं? उसके पीछे 2 वजह होती है। एक तो उनका फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता रहता है, वो डे बाय डे प्रोग्रेसिव रहता है, और ऊपर से उनका जो प्राइस पैटर्न है
वो नए नए प्राइस पैटर्न को बनाता रहता है स्टॉक, तो हम उसको ट्रेल करते रहते हैं, और ट्रेल तब तक करते हैं जब तक उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो स्टॉक ट्रेल करते करते, जैसे शक्ति पंप का उदाहरण लीजिए, 400 रुपए से ट्रेल करते करते आज 4,500 का शेयर हो गया 2.5 वर्ष में। 400 रुपए का स्टॉक को 4,500 पे भी, और मैं अभी भी बेचने का कोई भी लोगों को मैसेज, एक भी मैसेज नहीं डाला। तो ये जो 400 का 4,500, ये जो ट्रेंड है 800 का 5,500, ये रेडिको खैतान 400 का 1,800, ये जो स्टॉक मेरे हुए हैं ना, इनको मैं पहले से नहीं बोल रहा था कि इतने होंगे, बट डबल से ट्रिपल के टारगेट मैंने इनके फाइंड करके आपको दिए थे। बट इतनी स्टोरी इनकी और भी आगे चलेगी ये मुझे भी नहीं पता। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करे कंपनी शेयर, बस हमें वैसे वैसे उसको आगे चलते रहना है उसके साथ, और कोई तरीका नहीं, सिंपल। तो ये वाला जो मैंने रूल अभी बताया कि जैसे जैसे कंपनी प्रोग्रेस करे और हमें चलते रहना है, ये रूल पोर्टफोलियो के लिए अप्लाई होता है। और जो पहले वाला अभी रूल बताया कि टारगेट आया बेचने का, वो मोमेंटम ट्रेडिंग है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। हम पर्टिकुलर किसी स्टॉक को टारगेट के लिए चुनते हैं ना, उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। टारगेट आने पे बेचना है बस, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। जैसे आपको बताया ना वर्कशॉप में, अर्जुन बन के काम करना है, तो मतलब टारगेट आया बेचने का, यही है रूल या नहीं? हाँ सर, यही रूल है सर। अब बात आती है लाइव सेशन में। ये इंपॉर्टेंट सेशन है जो बाजार में रोज हम लाइव करते हैं। वहां टारगेट के 1-2 रुपए नीचे भी है तो भी निकल जाने का, उसका नियम ही अलग है। वो आपकी रोजाना की फाइट है, डेली फाइट, बाजार के साथ डेली फाइट है। वहां आपको लाइव सेशन में मैं 10 गुना टारगेट दूंगा क्या? सोचिए, पॉसिबल नहीं है। अदानी विल्मर का ट्रेड 360 पे आप लोगों ने पकड़ा, और जी देखते ही देखते वो 380 चला गया, जी 80-82 रुपया, ऐसे ही गया ना। 300 था, 700 था। AWL का क्या भाव था फ्राइडे? 382 सर्किट पर बंद हुआ शायद सर। 382। तो क्या है ये? आप बोल नहीं रहे शरद जी, क्या है ये? ये वही बहुत दिन के बाद में उसका कुछ न्यूज आया, इसके लिए वो छोड़िए यार, मैं कह रहा हूँ वो लाइव सेशन वाले दिन क्या था, वो ट्रेड ही था ना, सिंपल। बराबर। तो वो ट्रेड आपने 360 में पकड़ के 380 में बेच दिया, तो वो उस दिन का ट्रेड क्या था आपका? क्या कहलाता है वो ट्रेड? जो आज खरीद के आज ही बेचते हैं, वो ट्रेड क्या कहलाता है? इंट्राडे। इंट्राडे। फिर इंट्राडे आपको समझ में आया कि या नहीं आया ये बात? बराबर। 383.15 क्लोज हुआ है, वो भी आए हैं और सर्किट पर ही क्लोज हुआ सर। अरे मुझे नहीं पता कहाँ हुआ, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि फ्राइडे को अगर कोई स्टॉक आपने पकड़ा, सपोज करिए, और वो फ्राइडे के दिन ही बेच दिया, तो वो तो आपको खाली पॉइंट देगा ना, उसमें 10x 5x कैंडिडेट थोड़ी ना मिल जाएगा एक दिन में। बराबर। एक दिन में कोई स्टॉक 10x हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं सर। उसके लिए 2 साल 3 साल कुछ तो लगेगा। बराबर। हाँ सर। सो आपके पास में 3 कैटेगरी हैं, आप जो 3 कैटेगरी में काम कर रहे हो, पोर्टफोलियो में काम कर रहे हो, मोमेंटम में काम कर रहे हो, और लाइव ट्रेडिंग में काम कर रहे हो। तो एक बात समझिए, सन टीवी आपने पोर्टफोलियो में लिया, सन टीवी आपने मोमेंटम में लिया, और सन टीवी आपने इंट्राडे में लिया। एक उदाहरण समझे। अब सन टीवी आपने जो पोर्टफोलियो में लिया, वो 400 रुपए से लेके बैठे हैं,
आज सन टीवी का भाव 850 से ऊपर है और आपका अभी भी सेल सिग्नल नहीं है, पोर्टफोलियो में अभी भी बने रहना है, तो क्या आप पोर्टफोलियो वाला सन टीवी बेचेंगे? बताइए मुझे जल्दी से, हाँ या ना। ना सर, पोर्टफोलियो नहीं सर। पोर्टफोलियो को तो छूना ही नहीं है। पोर्टफोलियो वाला बेचेंगे नहीं। और मोमेंटम में आपका टारगेट 400 पे 450 पे खरीदना था और 650 पे बेचना था, तो क्या आप आज 850 तक सन टीवी मोमेंटम में पकड़ के रहेंगे या 650 पे बेच दिया होगा? तो बेचना चाहिए, 650 बेच देता हूँ। में बेच देना चाहिए। है जी, क्या बोले नायर सर? बेच देना था। बेच दिया होगा 650। वेरी यस। गुड। अब आपने इंट्राडे में सन टीवी 830 पे लिया और 845 का टारगेट रखा, 845 का टारगेट रखा और आपका टारगेट आ गया। आपने इंट्राडे में कितना रुपया कमाया? 15 रुपया। 830 का 845 में बेचा, एक शेयर हाँ 15 रुपया कमाया। हाँ बिल्कुल। 100 शेयर लिया, 1500 रुपये कमाए। हाँ। वो है इंट्राडे, वो है लाइव सेशन, राइट? यस। राइट। सो 3 कैटेगरी आपको रखनी है। रुजुल जी समझ में आया? जी जी समझ में आया। कोल इंडिया में आपने ट्रेड किया, आप बहुत खुश हैं, मैंने ट्रेड किया, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन जो कोल इंडिया मेरा पोर्टफोलियो का रखा है, तो उसको क्या मुझे बेचना है अभी? नहीं बेचना है। ग्रेनुलस हमने इंट्राडे किया, फायदा हुआ। नायर जी ने उसको एज ए स्विंग ट्रेड पकड़ा, फायदा हुआ। स्विंग ट्रेडिंग का भी टारगेट आ चुका है, 513 रुपए में पकड़ा और 650 रुपए। मैंने 600 तक का इन्हें टारगेट दिया था स्विंग का, तो 600 के बाद भी देखिए, कभी कभी इधर एक और पॉइंट जोड़िए, कभी कभी हमें ट्रेडिंग के दौरान जो हमारा रूल है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल्स शुड बी फ्लेक्सिबल, प्रिंसिपल्स शुड बी फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। तो जब मैंने देखा कि स्विंग में 600 भी यहां से और पोटेंशियल दे रहा है, मेरा कैंडल बाय का बन रहा है, तो अब मैं टारगेट 600 पे आने के बाद क्या करूं? कभी कभी ऐसा हलवा मिलता है, ऐसा प्रसाद महाकाल कभी कभी देते हैं कि टारगेट के बाद भी मेरा स्टॉक और स्ट्रांग हो रहा है अगले 3 दिन के लिए। तो ट्रेल कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबल। मेरा यस। प्रिंसिपल क्या है कि हमें टारगेट पे बेचना है। बेच, दिस हाँ इज अवर प्रिंसिपल। बिल्कुल। सो दिस प्रिंसिपल ऑलवेज अप्लाइड इन स्क्रिप्ट, मोर देन 90 टाइम्स हमको यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, बट रेयरली प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबल। पॉइंट यस क्लियर और नॉट? बिल्कुल। सो इधर ग्रेनुलस ने मेरे प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, तो 600 में बिल्कुल। भी नहीं बेचा और 600 के बाद 650 आ गया। अब 650 पे ग्रेनुलस में भी थकावट है और मार्केट में भी थकावट है और मैं उसका स्विंग ट्रेडर हूं, तो व्हाट आई शुड डू? बोलिए। एग्जिट। एग्जिट। जो मुझे 600 में एग्जिट करना था, वो मैंने 3 दिन और रोक के 650 में एग्जिट किया। सो मेरा प्रॉफिट जो 515 से 600 वाला था, 85 पॉइंट्स का, वो 85 पॉइंट्स की जगह मेरे को 135 पॉइंट्स मिल गए। बिल्कुल। अभी ये प्रैक्टिकल हुआ हमारे साथ, ये प्रैक्टिकल ट्रेड यस है नायर जी का। यस यस यस। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा प्रैक्टिकल ट्रेड बताता हूं आपको रुजुल जी, आप ही का ट्रेड है, जिसमें आपको बाद में पैनिक होकर लॉस करना पड़ा, और अगर आप वो रूल को फ्लेक्सिबल कर लेते तो आप लॉस नहीं करते।
मैं आपको देता हूं आपका एग्जांपल यूपीएल, आपका एग्जांपल एसीसी, दोनों ट्रेड आपके लेने के बाद चले, यस और नो? यस। करेक्ट। बट टारगेट नहीं आया, चले, फायदा हुआ, फायदा होके फिर नीचे चला गया। तो जब हम ट्रेड करते हैं लाइव वाला, यानी कि इंट्राडे, इंट्राडे के साथ में स्विंग इंक्लूड है, स्विंग ट्रेड इंट्राडे में इंक्लूड है। मैं खाली स्विंग इसलिए आपको देता हूं, या इसलिए मैं स्विंग पे फोकस करता हूं कि आप में 2-3 भाई ऐसे हैं जो एकदम से एक्शन नहीं ले पाते। तो मैं सोचता हूं कि आपको ऐसा स्टॉक निकाल के दे दूं कि 2-3 दिन में बढ़ेगा, बेच देना आराम से। जैसे अभी 2 दिन पहले नवीन फ्लोराइन याद है? जी, अच्छी तरह याद है। मैंने बोला राजेश जी ले लो, उधर राजेश जी जब तक सोचे लेने का तब तक तो वो भाग टारगेट गया। भी आगे भाग चुका। चला गया। तो थोड़ा फास्ट एक्शन करना पड़ता है इंट्राडे में, थोड़ा फास्ट। लेकिन यही मैंने अभी जो बोला कि आपके लाइव सेशन के प्रैक्टिकल ट्रेड के ऊपर मैं आपसे आपके अच्छाई और बुराई बता रहा हूं, और उसको सीखने का आज ये कन्वर्सेशन में आप अपने दिमाग में और अपने कॉपी में लिख लीजिए कि भाई ये जो चीजें हैं ना, इनको ऐसे अगर हमें और इंप्रूव करेंगे तो हमें और फायदा होगा रुजुल जी। बिल्कुल। तो वहां हमें एसीसी का जब हमने चार्ट देखा तो हमें एसीसी के चार्ट में मजबूती तो दिखी, लेकिन इंट्राडे स्विंग में मजबूती नहीं है। अभी मेरे से कोई लॉन्ग टर्म का चार्ट एसीसी का बोले तो मैं बोलूंगा इट्स गुड, नॉट बैड। तो अब वो लॉन्ग टर्म के चार्ट को देख के अगले 2 दिन का प्लानिंग कर ले, वो गलत बात है। बराबर है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देख के अगले 2 साल की प्लानिंग कर ले, वो अच्छी बात है। बिल्कुल। हाँ। तो अभी जैसे आप फंसे अपने स्टॉक में, क्योंकि आपने वर्कशॉप में पढ़ाई करी है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, बड़े बड़े सीमेंट के स्टॉक्स को निकालो और ट्रेडिंग व्यू में डालो। अल्ट्राटेक देखो, बोला 100 श्री सीमेंट देखो 100 अंबुजा 100 मंगलम। सर। इंडिया मंगलम। सीमेंट, मंगलम। गुड। एसीसी ठीक। यानी कि पूरा सीमेंट में सारे सीमेंट 100 नॉट गुड स्ट्रेंथ इन स्विंग। स्विंग देखना है, पॉइंट क्लियर? क्योंकि आप स्विंग में फंसे हो, जी। आप लॉन्ग टर्म में नहीं फंसे हो, आप स्विंग में फंसे हो। तो आपको सारे चार्ट स्विंग के लिहाज से देखने हैं, स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। तो जब आपने स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो सारे के सारे सीमेंट स्टॉक क्या बता रहे हैं? 100 नॉट गुड, नॉट बैड, ओनली सेटिस्फैक्टरी टाइप कन्विक्शन आ रहा है। तो ऐसे में जो मिले अपना, बाकी सब सपना, ये करके एसीसी में जितना मिल जाए पैसा लेके चलते बनो और नए ट्रेड में घुस जाओ। आगे से ध्यान रखेंगे कि नहीं? 100%। इसीलिए आज ऑफ मार्केट में सेशन को मैं कर रहा हूं संडे के दिन डिस्कशन, कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा सीट बेल्ट बांध के बढ़िया से काम करना है। जी। आपके प्रॉफिट्स इतने अच्छे हो रहे हैं, एक्यूरेसी इतनी अच्छी आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि ये एक्यूरेसी मेंटेन रहे, इंप्रूव आगे बढ़े ना बढ़े, मेंटेन रहने में ही आप बहुत बड़ा पैसा बना ले जाओगे। ये बात सोच के देखो आप खुद से। आपको लगता है रुजुल ऐसा कि नहीं? जी, सही बात है। एग्जैक्टली सही बात है। और आपने 100 बार ये लिखा कि मैं फ्यूचर ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, इंट्राडे के दिन इंट्राडे में ही काटूंगा। ये बहुत अच्छी बात है और इसको हमेशा याद रखना, अपने लो। टेबल पे चिपका के रख लो इसको, क्योंकि वहां से बहुत बड़ा लेसन मिला है। ठीक है जी? क्योंकि जब भी आपको लॉस हुए हैं,
कैरी फॉरवर्ड में हुए हैं। आगे का एक बात और मैं बोलूं नायर सर, मार्केट में एक सेंटीमेंट बन गया कि विदेशी बाजार गिर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बहुत गलत आया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंट्रीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये सब फैक्टर्स अपने हिसाब से टाइम जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आ गए ना अपने आप। अगस्त मिड से और हम अक्टूबर में करेक्शन देखेंगे, ऐसा करके आपको 4 रुपए लगाने से रोकता रहा। रोको अभी, रोको रोको। अच्छा, क्यों मैडम का पैसा मैंने लिक्विड बीज में डाल रखा है मालूम चल गया अभी नायर जी? बताइए, माइक ऑन करिए और बताइए मुझे। क्यों लिक्विड बीज में डाला आपका पैसा? बिल्कुल 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 हाँ। आपने तो क्वेश्चन नहीं करा, नहीं। करना ही नहीं है आपको, बिकॉज आपको मालूम है कि कुछ कर रहा है ये तो कुछ सोच के कर रहा है। हमें हमको पैसा बचाना है आपकी एज में। और अपना अकाउंट में आइडियल भी नहीं रहना। अपने अकाउंट में आइडियल भी नहीं रहना मतलब। क्लियर। तो ये जो चीज है इसका कोई खराब प्रभाव बाजार में नहीं आने वाला है कि बाजार गिर रहे हैं करके। ठीक है जी, शरद जी इस बात को समझ लीजिएगा, इसका कोई खराब सिस्टम सेटअप अभी तक नहीं है। और ये गिरेंगे बाजार, गिरने दीजिए 4 5 6%। आप भी तो चाह रहे हैं कुछ नीचे गिरे। जी तो कोई अच्छा दिल स्टॉक से ले लो। बताइए ये बात, क्या इस तरीके का अनबैलेंस्ड मार्केट या अनबैलेंस्ड स्टोरी जो ग्रोथ की है ये किसी को अच्छी भी नहीं लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सरकार को अच्छी लग रही है, नहीं कोई इन्वेस्टर को अच्छी लग रही है, नहीं कोई वो म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उनको भी अच्छी नहीं लग रही है। जो एफपीआई पैसा लाना चाह रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही बोला, वो बोल रहे हैं मोदी जी बहुत महंगा है बाजार, महंगा है, सस्ता कर दें, ले आओगे पैसा? बोला हाँ ले आएंगे। थोड़ा बहुत तो सस्ता करना पड़ेगा उनके लिए। थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा। जी पैसे का तो वेट भी कर रहा है बाजार, और बाजार में अगर वेट हो रहा है पैसे का और बाजार में करेक्शन आती है तो आने दीजिए। आपके तीन कैटेगरी वाली चीजें मैंने जो डिस्कस करी हैं, उनमें से सिंगल एक भी शेयर पोर्टफोलियो वाला बेच मत देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कि आपका पोर्टफोलियो स्टॉक कौन है। ना ठीक, कौन पकड़े? तो पोर्टफोलियो स्टॉक एक भी आपको बेचना नहीं है। वालचंद इंजीनियरिंग। अच्छा, बेचना क्यों नहीं है ना यार सर, पता है? इसका टारगेट लंबा है। लंबा टारगेट, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमने बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी लग जाएगा, मैडम तो छोड़ेगी नहीं। हाँ ठीक है, आप ही के गांव की है वो, निर्मला सीतारमण। हाँ। ठीक है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैम ने तो लगा रखे हैं अच्छे खासे टैक्स। क्लियर। तो मैम तो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगी अनीश जी। फिर क्या होगा, दोबारा से हम वही शेयर खरीदेंगे। हाँ तो हमने तो एक स्टॉक में बार बार टैक्स देने का ही मन बना लिया है, तो अच्छी बात है, फिर तो डरते रहो करेक्शन से। बिल्कुल। अभी मान लीजिए ग्रेनुलस इनका स्विंग ट्रेड है, अनीश जी आपका तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ट्रेड है, जी और आपने 500 रुपए में लिया, मार्केट करेक्ट हुआ, 550 आ गया ग्रेनुलस, आपने बेच दिया उसको 600 में। ठीक है, तो 500 का लेके 600 में बेच रखा है। अब शॉर्ट टर्म हुआ ना, 2 महीने में हो गया ना ये काम तो आपका।
जी यस अब फिर से आप उसको 500 नहीं आया, वो 550 में लेना पड़ा आपको। तो आपने अपनी बाइंग रेंज को, बाइंग प्राइस को डिस्टर्ब करा कि नहीं करा? बिल्कुल जी करा। डिस्टर्ब करा, नंबर वन। नंबर टू, आपने टैक्स दिया। आपके एक्सेल सीट में आएगा ना टैक्स, शॉर्ट टर्म P&L में आ गया आ गया आ गया आ गया। और अब उसके बाद में फिर 4 महीने बाद ग्रेनुलस फिर से 700 रुपये हो गया, बिल्कुल और फिर मार्केट गिरने का घंटी बज गई, फिर घंटी बज गई मार्केट गिरने की, आपने बिल्कुल उसको फिर बेच दिया। क्लियर? और अब की बार ग्रेनुलस 620 से नीचे ही नहीं आया, वहीं से फिर रिवर्स हो गया। तो आपने हाँ पहले 500 में खरीदा उसे, फिर 550 में खरीदा उसे, और अब 620 में खरीदेंगे अपने ही स्टॉक को। ठीक? उधर सेबल ने एक भी एंट्री नहीं करी, ग्रेनुलस तब से उसके पास बैठा हुआ है जब से आपने खरीदा था 500 पे। ठीक? आपने जो भी कमाया, सोच के देखिएगा, आपने जो भी स्मार्ट बन के कमाया, स्मार्ट बन रहे हैं ना यहाँ पे हम लोग, इसको बिल्कुल स्मार्ट नहीं बोलते, इसको बाजार में ओवर बोलते हैं स्मार्ट कनिंग पीपल। वही कनिंग, ओवर स्मार्ट ओवर स्मार्ट, कनिंग। कनिंग में और इंटेलिजेंट में फर्क होता है ना। कनिंग मतलब विलन, विलन वाले फॉर्म में कनिंग यूज होता है वर्ड। क्लियर? सो वहां पे हमने क्या करा अनीस भाई, वहां पे हमने 2-3 बार ट्रांजेक्शन करके अपना शॉर्ट टर्म गेन को बढ़ाया, शॉर्ट टर्म टैक्स को बढ़ाया, और हमने ब्रोकरेज दिया, STT दिया, सारे काम किए, और हाथ हमें क्या लगा? एक्स्ट्रा 10,000 या 5,000 बस। ठीक? बट उतना वो सैबल चक्रवर्ती लॉन्ग टर्म में बेच के बचा लेगा, क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट वो 1,000-1,200 पे बेचेगा। ठीक है? अब अनीस जी खुद सोचिए, आपने ग्रेनुलस को जब 500 में खरीदा था, 600 में बेचा, फिर 550 में खरीदा, 650 में बेचा, फिर 620 में खरीदा, और आपने 1,000 पे बेचा। पॉइंट समझना? और दूसरे लड़के ने 500 में खरीदा, आपने बीच में 2 बार खरीद बेच करी, उसने करा ही नहीं, और वो डायरेक्ट फिर वो 1,200 में बेच रहा है। तो आपका क्या माना जाएगा कि आपने 620 में खरीदा और 1,200 में बेचा? और सेवल का क्या माना जाएगा? 500 में खरीदा और 1,200 में बेचा। और उसका टाइम पीरियड कैसे काउंट होगा? कहां से खरीदा और कहां बेचा? आपका टाइम पीरियड कहां से काउंट होगा? जो 620 में खरीदा था। पॉइंट क्लियर? जी सर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर जी हाँ अब सर। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो सोच समझ के बनाना है, और पोर्टफोलियो का माइंडसेट अलग होता है। पोर्टफोलियो का माइंडसेट ये नहीं होता है कि अभी 2 बादल गिरे नहीं कि अरे बाढ़ आ गई मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, 2 बादल की बरसात हुई नहीं कि आप खत्म। जब आप पोर्टफोलियो के लिए बने ही नहीं हो, आपका मन मस्तिष्क, आपका दिल दिमाग, आपकी कन्विक्शन, आपका विल पावर जब वो है ही नहीं, आपका नेचर ही नहीं है, आप क्यों पोर्टफोलियो का ढिंडोरा पीटते हो? फिर आपको पोर्टफोलियो में जाना ही नहीं चाहिए। क्लियर? यस फिर मोमेंटम है, मोमेंटम में आप घड़ी घड़ी टारगेट पे बेचते हो। आपको अगर वो अच्छा लगता है तो वो ज्यादा करना चाहिए आपको। और तीसरा आपको ट्रेड है ही, लाइव ट्रेडिंग। तो आपको जो ज्यादा जचता है वो करिए। बोला सर मेरे को तीनों जचता है। अगर तीनों जचता है तो आपको तीनों में नेचर अलग अलग रखना पड़ेगा अपना। आपको समझा दिया अभी मैंने बहुत डिटेल में, कहां पे क्या नेचर के साथ काम करना है। प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबल, ये लाइव सेशन के लिए होता है। ठीक? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये पोर्टफोलियो के लिए होता है, एंड प्रिंसिपल शुड बी वर्सेटाइल ये मोमेंटम के लिए होता है। क्लियर? हाँ सर।
और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी सेम प्रिंसिपल रखने का। हाँ, म्यूचुअल फंड में देखिए दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में सर। फर्स्ट, जिसको एसआईपी करनी है, एसआईपी नेवर स्टॉप। जिनका एसआईपी चलता है उनको एसआईपी नहीं बंद करनी चाहिए। जिनको लमसम निकाल डालना होता है तो लमसम के ऊपर का जो गेन है उसको एसटीपी में कन्वर्ट करना है। एसटीपी समझ रहे हैं ना, कि वही सेम एएमसी में एक एग्रेसिव फंड लेके वो आपका ऊपर का ग्रोथ को 5-5 4-4 हजार रुपए महीने के हिसाब से डिप्लॉय करते रहे और उनका यूनिट बाय करते रहे, तो आप उसका एवरेज ज्यादा हो जाएगा और रिटर्न आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस। आपने 20 लाख रुपए डाला म्यूचुअल फंड में और आज आपका 28 लाख हो गया, तो मार्केट गिरने पर तो वो 28 फिर नीचे चले जाएगा, 26 हो जाएगा ना। बिल्कुल। फिर मार्केट ऊपर आएगा तो वो 30 हो जाएगा। यस। या तो आप वो पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दो। ये तो दूसरा कर्तव्य, दूसरा काम आपका पता क्या है? आपका जो एक्स्ट्रा 8 लाख है ना, उसको हर महीने तोड़ तोड़ के नए फंड में डालते रहो वहीं पे, बैंक अकाउंट में मत लो। तो जब मार्केट 4 महीने 6 महीने नीचे आया तो आपको जो फंड आपने सेलेक्ट किया है उसका एनएवी आपको काउंट होता, एवरेज मिलता रहेगा। हर महीने आप 5,000 रुपए वहां से निकाल के एसआईपी डाल रहे हैं। क्लियर हो रही बात? यस। तो और वो म्यूचुअल आपको फंड में से भी म्यूचुअल फंड से भी एसटीपी करवा सकते हैं। हाँ, आपके वाले फंड में करना है ना मुझे अभी। हाँ, बोले थे आप। मैंने बोला था आपको, वो टाइम आ गया ना, टाइम। देखिए तो सर क्या होता है कि अगर कोई चीज आपके लिए मैं 3 महीने पहले बोल के बैठा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका एक्शन तभी लूंगा। मैं प्लान कर चुका हूं ना मुझे करना क्या है, तो जब मेरा टाइम आएगा तो मैं वो करूंगा बस। तो मार्केट में कई बार क्या होता है ना, मार्केट के अंदर मैक्सिमम टाइम हम पैनिक कब होते हैं मालूम? जब हमें पता ही नहीं होता है कि ये होने वाला है और वो अचानक से बाजार में हो जाता है, तो फिर हम डिसीजन नहीं लेते हैं। हड़बड़ाहट में हम सबसे पहले पैनिक ही होते हैं बस। हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है ना। हमारे लाइफ में हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली, इन सब में जब दुर्घटना होती है नायर सर, तो एक दुर्घटना ऐसी होती है कि हमको महाकाल पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं कि 1 साल बाद ये व्यक्ति जाने वाला है। कोई भी डिजीज डिक्लेयर हो गई और वो बीमारी का इलाज भी चल रहा है, बट फिर भी डॉक्टर ने बोल दिया कि मैक्सिमम 1 ईयर। आपको समझ में आ गया? आपने क्या किया? आप वही दिन से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और जब वो जाता है उस वक्त आप प्रिपेयर होते हैं पहले से ही, तो आपको उतना झटका नहीं लगता है। आप वैसे डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वैसे कुछ आपके साथ होता नहीं है क्योंकि आप मेंटली उसको लेके चल रहे थे। होता है ना ऐसा? और एक घटना दूसरी और होती है हमारी फैमिली में, हमारे आसपास, जो मैंने आपको एक अपने फ्रेंड का बताया था ना, हाँ। उस दिन कोलैप्स हुआ यस। और उसी दिन शाम को अनीस की डेथ हो गई थी। याद है आपको? हाँ सर, याद है, आदित्य वाला, रियलिटी। जी सर। आदित्य वाला सीन याद है ना? हाँ सर, याद है। आदित्य शर्मा जो बताया था मैंने आपको, जी जी उसी जी। दिन दोपहर को कोलैप्स हुआ है और शाम तक डेथ हो गई। और उसके उसी दिन मॉर्निंग में वो बैडमिंटन खेल के आया है। अब बताइए, तो जो सुबह मॉर्निंग में बैडमिंटन खेल के आ रहा है तैयार होके, फिर अपनी शॉप पे जा रहा है बंदा, तो वो बंदा कोई बीमार तो चल नहीं रहा। हम्म, बिल्कुल। उसका एज 40-42 साल है और ना ही वो बीमार है।
फिजिकली हमसे ज्यादा फिट है, हम लोग तो कद्दू की तरह बैठे हैं, वो तो अपना बैडमिंटन खेल के आ रहा है। दोपहर को हार्ट अटैक की शिकायत आती है, बैठे बैठे गिर जाता है आदमी, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, 2 घंटे बाद डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं आउट। ऐसी घटना जब होती है तो फिर कितना डिस्टर्ब होता है आदमी, कितनी परेशानी होती है। तो 2 तरीके की घटनाएं हुई ना, तो ऐसे ही सेम टू सेम मार्केट में होता है ना, सेम टू सेम मार्केट में होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल। आप देखो 4 जून को जो बाजार गिरा, जितने जबरदस्त तरीके से गिरा, ये पूरा का पूरा ख्याल क्या आपको 3 जून तक भी था? नहीं, कोई चार्ट पे सिग्नल था ऐसा? कुछ नहीं। कोई इंडिकेटर, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, कुछ था ऐसा? नहीं था ना। ठीक। कुछ नहीं। पूरी दुनिया का कोई एनालिस्ट नहीं बोल रहा था ना कि ऐसा होगा। बिल्कुल। दुनिया का कोई एनालिस्ट भी नहीं बोल रहा था। पॉलिटिकल जो आते हैं सर्वे, एग्जिट पोल, उसमें भी किसी ने नहीं बोला था कि इतना बुरा होगा। और हुआ, हुआ ना। जी बिल्कुल। ये बात आपकी जल्दी की है, अभी जल्दी की है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। इस चीज से और उस दिन भी हमने अपना माल नहीं बेचा। किस उम्मीद में कि ये पर थोड़ा जाएगा। ऐसे ही है, ड्रामा है या कुछ है, देखते हैं अभी, पहले आज का मार्केट बंद होने दो। और उस दिन का मार्केट अगर बंद होते होते भी वहीं नीचे ही बंद हुआ होता, कैंडल वो तो ऊपर आ गई, थोड़ा रिकवरी मोड में जाके बंद हुआ था, तो लोगों को सांस में सांस आई, अगले दिन थोड़ा ग्रीन, 3 दिन के अंदर अंदर वो पूरा तेज हो गया था, 3-4 दिन में, राइट। यस। अगर अगले 3-4 दिन भी वैसा ही होता जैसा कि 4 को हुआ, तो अप डाउन होता। तो हर चार्ट खराब हो गया होता। यस। चार्ट तो वैसे ही एक दिन में ही बिगाड़ दिया था उसने। ठीक। वो 4 जून के गिरावट वाले स्टॉक में 50% स्टॉक अभी भी, अनीश जी, उससे नीचे ही चल रहे हैं, अभी भी ऊपर नहीं आए हैं। ठीक। और 50% में अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया है। तो अगर वो, और मैं कह रहा हूं 4 जून वाला गिरावट 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को, 8 जून को, 9 जून को भी चलता, तो यकीनन मेरा और आपका जो मेंटल स्ट्रांगनेस या विल पावर है, वहां डिस्टरबेंस आता कि नहीं आता? आता सर। यस। वहां डिस्टरबेंस आ जाता। और वहां हम क्या करने वाले थे? फिर हम मार्केट से पैसा निकाल के बाहर बैठने वाले थे। तो मार्केट से पैसा निकाल के बाहर बैठने का नियम जो है वो आपका ट्रेडिंग में है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको पोर्टफोलियो को नहीं डिस्टर्ब करना है। क्लियर होगी बात? यस। बराबर। यस। इस बात को बार बार सुनिएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर दे रहा हूं। इस बात को बार बार सुनिएगा, जब कभी भी ये सिचुएशन आए आपको ये वीडियो उठा के सुनना है। भगवत गीता बनाने का इसको, है सर? तो भगवत गीता जैसा पढ़ने का। भागवत गीता जैसा तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ वैसे ही रूल्स अपने, बिल्कुल आपने सही बोला, रूल की तरह। क्योंकि कारण क्या होता है सर, जो करेक्शन ड्यू होते हैं ना, वो करेक्शन तो आने ही है। तो शरद जी, 1 दिन में आए या 1 महीने में आए, फर्क क्या पड़ता है? बस 1 महीने में आता है तो वो अच्छा करेक्शन माना जाता है। वो जो 1 दिन में आता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे गेम कर दिया हो लोगों ने, गेम, कुछ रिटेलर के साथ कुछ गेम बना दिया है। हाँ जी सर, जय महाकाल, कैसे लेट ज्वाइन किए? सो सॉरी, मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे। बस अब तो सेशन बंदी करेंगे क्योंकि 12:30 हो रहा है।
मैंने बहुत कुछ समझाया है, इसको ध्यान से सुनिएगा रिकॉर्डिंग को। यस सर। लेकिन अभी जो अगस्त में जो मार्केट के लिए जो गंदे गंदे न्यूज आ रहे हैं, मैं बस वही कह रहा था कि उससे तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगस्त का महीना पहले से आपको 6 महीने पहले से खूब चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर। सो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर नई करेक्शन आती है तो अनीश जी ने बोला, मैंने अनीश जी से पूछा था क्या करने का, अनीश जी ने बोला कुछ नहीं करने का, टारगेट पे माल बेचना है और बाइंग रेंज में खरीदना है। अनिश जी अपने जीटीटी गुरु है। अनीश जी जीटीटी गुरु हैं। तो अनीश जी का तो बिल्कुल फंडा क्लियर है। और सेम टू सेम नायर जी करते हैं, सब करते हैं, आजकल सब करने लगे हैं। आप भी करते हो, है ना? आप खुद गुरु हो इस मामले में कि जीटीटी आया बेच दिया हटाओ, है ना? अभी क्या है देखो, बहुत लोग मेरे को कल श्वेता मैम भी मेरे को बात करी, बोला सर वो एक वीडियो में एक बोल रहा था फट गया मार्केट खत्म हो जाएगा, कोई वीडियो सुन लिया, है ना, कोई उनके पड़ोसी ने वीडियो सुना, कोई उनके हस्बैंड ने वीडियो सुन लिया, कुछ हो गया। मैंने कहा मैम ये जो चीजें हैं ये आपके लिए भी नई है क्या? बोला नहीं सर आपने कुछ बोला तो था। मैंने कहा जब आप ऐसे बोल रहे हो कि कुछ बोला था तो फिर इसका मतलब आप हमें ढंग से सुन नहीं रहे। कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ बोला है, और ध्यान से सुनने वाला है। जब पूछता हूं तो बताते नहीं। तो फिर मैम को समझ में आया कि हाँ इट्स पार्ट ऑफ करेक्शन, इट्स गुड। अब एक चीज है, हमको इतना तो मालूम है विवेक जी, फला टाइम से फला टाइम में ऐसा होना है, ठीक है, लेकिन उसका बहाना तो महाकाल ही जानते हैं ना। पॉइंट समझे कि नहीं? बराबर। भाई मान लीजिए आपके जन्म पत्री में लिखा है कि ये फला समय से फला समय आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब स्वास्थ्य खराब होने में आपको बुखार होगा कि जुकाम होगा, भाई ये तो महाकाल ही जाने, आपके बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, फिर वो डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है। लेकिन हाँ इतना पता चला कि भाई उस टाइम से उस टाइम आपका थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहने वाला है। तो समय बलवान है और समय अपना कर्तव्य दिखाता है। समय को तो बहाना चाहिए ना। अभी पब्लिक नहीं तो ये बोलेगी यार बाजार क्यों गिर गए, तो पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए पब्लिक आपस में गॉसिप करे, हाँ यूएस में ना अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज्यादा आया है, इन्फ्लेशन हो गया है, इसलिए बाजार गिर गए हैं। ठीक, और 15 दिन में ही वो इन्फ्लेशन पता नहीं कहां छू मंतर हो जाती है ना? और 1 महीने में ही पता नहीं कहां से इतनी ज्यादा रोजगार आ जाते हैं अमेरिका में। अगर सिर्फ 1 महीने ही चलेगा ना, ये ज्यादा नहीं चलेगा गेम, और 1 महीने बाद पता चला फिर से साए साए ऊपर। तो यार ये 15 दिन में इन्फ्लेशन भी तुम्हारा एडजस्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी हो गया, और ये एकदम से बढ़ भी जाता है। अरे यार अपने को तो इलेक्शन से पहले विवेक जी को बोले हम कि बाद में हम इन्फ्लेशन का रोना रोएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोएंगे। अब अमेरिका में इलेक्शन है नवंबर में, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं क्या, अपने लोगों का पैसा अपने देश में लाओ। उसके लिए तो नियम बनाएंगे ना कुछ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ? बराबर। बनाएंगे ना। इफ यू आर अमेरिकन एफआईआई और इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो मैं आपको बोल रहा हूं तुमको अपना देश पसंद नहीं है क्या? बोला है तो, लेकिन इधर साला पैसा बन रहा है ना। पॉइंट समझे? हाँ। और इधर अभी हम अपने को रैली चाहिए, तो अब फिर लोग ऐसे सिर खुजाएंगे, यार यूएस मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन इंडिया का मार्केट गिर रहा है। फिर यहां भी पता क्या होता है लॉजिक, अगर विदेशी बाजार गिर रहे हैं तो हम भी गिरेंगे, और जब विदेशी बाजार गिर रहे होते हैं और हमारे बाजार बढ़ रहे होते हैं ना, तो नहीं इंडिया पावर है, आपका भाई रिटेलर में ताकत है, एसआईपी। ये सब चलने लग जाता है। कुछ ना कुछ चाहिए भाई मसाला। फिर उधर क्या है, तो अगर वो लोग बढ़ रहे हैं और हमारा मार्केट गिर रहा है, तो फिर उधर बोल देंगे नहीं नहीं वो थोड़ा क्या है ना, पैसा इधर से उधर गया है ना, तो इसलिए हम गिर रहे हैं थोड़ा, अभी वेट करो फिर वहां से इधर आएगा पैसा, ये वो। तो कुछ ना कुछ देखिए चाहिए, हम अपने कोरिलेशन ढूंढ लेते हैं।
बट ये सबका कोरिलेशन अपने को तो समझ नहीं आया। अपने को ये भी नहीं समझ में आ रहा अभी तक इस बाजार में बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये जो रेशो डिस्टरबेंस हुआ है ना अनीश जी, ये बहुत कम होता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ है। निफ्टी देखो बड़ा हो रखा है, बैंक निफ्टी प्रेशर में है, निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेशियो कितना डिस्टर्ब है। नहीं तो ज्यादातर दोनों भाई सेम सेम हाई बनाते हैं, सेम सेम लो बनाते हैं, 4-6 दिन का अंतर हो सकता है, बट अभी तो महीने महीने की दूरी चल रही है। हाँ नंबर 1। नंबर 2, जब भी डॉलर बढ़ता है, बात को समझिए दोस्तों, जब भी डॉलर बढ़ता है, डॉलर बढ़ने का मतलब है कि विदेशी करेंसी मजबूत हो रही है। विदेशी करेंसी का मजबूत होना या कमजोर होना मेरे और आपके इन्वेस्टमेंट पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मुझको तो इतना पता है कि मैंने अगर सन टीवी 500 में लिया है और वो 800 में बिक गया, मेरा फायदा हो गया। कोल इंडिया 400 में लिया, 550 में बेच दिया, मेरा फायदा हो गया। मेरे को तो इतने से मतलब होता है बस। लेकिन जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी संस्थाएं हैं, वो अलग अलग देश में अपना विवेक जी पैसा डालती हैं, तो उनके लिए तो करेंसी का फ्लक्चुएशन, करेंसी की हेजिंग मायने रखती है कि नहीं? बिल्कुल। उनके लिए मायने रखता, उनके लिए मैटर करता है ये। और उन्हीं से बाजार है भाई, उनका पैसा, जिसका ज्यादा पैसा उसका बाजार। हमारा देश कौन चला रहे हैं? मुकेश अंबानी जी। जिसको फोन कर दिया उसी पे टाइम है। नरेंद्र मोदी जी पे भी उसी दिन टाइम है जिस दिन उसके बेटे की शादी है। ठीक, शंकराचार्य पे भी टाइम है। उनका मोह माया सब आ गया उस दिन। वो सब ग्रह त्याग दिए, दुनिया त्याग दिए, लेकिन अनंत अंबानी के टाइम पे सब एक्सक्यूज है। बोला नहीं यार, शादी में तो जाएंगे भाई, बुलाया है तो। है तो मुकेश अंबानी ने क्या बोला? भाई देखो, ये सब लोग कौन है? दिस ऑल आर रिलायंस एम्प्लॉय, रिलायंस फैमिली। रिलायंस फैमिली। हाँ, उनको थोड़ा शक भी ना हो, थोड़ा अच्छा भी लगे, रिलायंस फैमिली। अभी नाई को नाई बोल दे तो बेकार लगता है ना, उसको बोल दो यू आर माई हेयर ड्रेसर, खुश हो जाता है। आजकल अंग्रेजी शब्दों में इतना पावर हो गया है। यू आर माई हेयर ड्रेसर, नाई चौड़ा हो गया एकदम से, बोला यार मैं तो हेयर ड्रेसर हूँ। उसको बोला है नाई के यहाँ कोई लग जाएगा। नया सर, नया वर्ड ड्रेसर भी नहीं, स्टाइलर। हाँ, स्टाइलर। ठीक है, तो आप देखिए, सो यहाँ पे क्या है कि कंट्रीज में पूंजीवादी लोग ही शुरू से, अगर आप इतिहास देखेंगे तो राज करते आए हैं। जिस पे पैसा उसकी इकोनॉमी, और जिसकी इकोनॉमी उसका शेयर बाजार। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा कैश का क्रंच आता है, कैश का क्रंच आता है। देखिए बाजार में कितने ही आपके इंडिकेटर लगा लो, कितनी चीजें आप सोच लो, कैश क्रंच होगा तो बाजार गिरेंगे, अदरवाइज नहीं गिरेंगे। सिंपल है, कैश क्रंच होगा तो बाजार गिरते हैं, अदरवाइज नहीं गिरते हैं। तो बाजार गिरने के दो फॉर्म है, एक क्रैश है, एक करेक्शन है। तो एक टाइम करेक्शन होती है, एक प्राइस करेक्शन होती है। और टाइम और प्राइस दोनों की जो करेक्शन है, विवेक जी टाइम और प्राइस करेक्शन समझ रहे हैं ना? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं शरद जी को। जैसे कि आजकल डिफेंस स्टॉक्स में टाइम करेक्शन चल रहा है, टाइम करेक्शन चल रहा है। जैसे अगर आप डिफेंस सेक्टर का HAL उठाएंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आप देखेंगे कि जो भाव अप्रैल मई 2024 में था, और वही भाव आज भी है आसपास, एक रेंज है, रेंज। तो वो ये टाइम करेक्शन हो गया, यानी कि हम अप्रैल में भी वही हैं, मई में भी वही हैं, जून में भी वही हैं, जुलाई में भी वही हैं, और अगस्त में भी वही हैं। तो इतना टाइम बिता दिया उसने एक प्राइस में, प्राइस ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन एक प्राइस में उसने इतना समय व्यतीत कर दिया। जैसे
HDFC बैंक ने टाइम करेक्शन कितना लंबा दिया है? 4 साल। ठीक है, तो आज अब 4 साल पहले निफ्टी क्या था सोचिए, और HDFC बैंक उस हिसाब से महंगा था। आज के निफ्टी के हिसाब से HDFC बैंक सस्ता है कि नहीं? सस्ता है। तो ये टाइम करेक्शन होता है। आजकल अदानी स्टॉक्स में टाइम करेक्शन चल रहा था, और अभी भी फुल तरीके से टाइम करेक्शन खत्म नहीं हुआ है। अदानी विल्मर को देख लीजिए, टाइम करेक्शन में कितना रहा वो। बराबर। ठीक, तो टाइम के हिसाब से प्राइस बाद में अच्छा लगने लगता है। इस बात को नहीं समझ में आया? आगे। एक क्योंकि बच्चे इस के समय पर- एक क्योंकि बच्चे के 15 साल में ही दाढ़ी मूंछ निकल आए। आ बोले यार बताओ यार, इतना छोटा बच्चा है, देखना इसको दाढ़ी आ गया है, कमाल ही हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं? वो बच्चा 20 साल का हो गया, तो अभी वो ठीक लगने लगा। ठीक है, तो टाइम करेक्शन प्राइस को ठीक करवा देता है। बराबर। एक होता है टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों एक साथ आ जाए। तो जैसे अभी मार्केट है हमारा, मार्केट का टाइम आ रहा है करेक्शन का। विवेक जी समझना ध्यान से, मार्केट का टाइम आ रहा है करेक्शन का। मार्केट का प्राइस क्या होगा करेक्शन का, ये अभी हमें नहीं पता। ओ, किस लेवल से बाजार गिरेंगे वन साइडेड, ये अभी तक नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जो आपका मंथली सेटअप है ना, वो जो आपको संगम एग्जिट देता है, वो आपको प्राइस करेक्शन बताता है कि इस रेट से अब बाजार नीचे जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस। और ये मेरा जो टाइम थ्योरी है, नंबर थ्योरी है, जो मैं आपको ऑर्बिट वाली बात कभी कभी सिखाता हूं, वो आपने आजमाया है कई बार या नहीं? इन्फोसिस में, HDFC बैंक में, HCL टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो वो जो चीज है टाइम वाला, उससे उसकी हेल्प से मैंने आपको बताया कि अगस्त से अक्टूबर के मंथ में करेक्शन बनता है, दैट इज टाइम करेक्शन। उसे कहेंगे टाइम करेक्शन। अब वो टाइम करेक्शन कैसा है पता है? टाइम करेक्शन का मतलब है सिर्फ ये टाइम करेक्शन है जो मैंने बोला, तो वो जो टाइम करेक्शन है वो एक दायरे में घूमेगा बाजार। जैसे हर हफ्ते नया ATH बना रहा है ना, वो श्रृंखला खत्म हो जाएगी। एक दायरे में घूमेगा बाजार, और उस दायरे में ही हमें ट्रेड करना है। तो वो जो चल रहा है बाजार या चलेगा, दैट इज टाइम करेक्शन। और अभी उसी टाइम करेक्शन में प्राइस की करेक्शन बढ़ जाए, तब पब्लिक को समझ में आता है कि यस करेक्शन हो रही है। जबकि कोटक बैंक में टाइम करेक्शन हुई, HDFC बैंक में टाइम करेक्शन हुई, अदानी एंटरप्राइजेस में टाइम करेक्शन हुई कि नहीं हुई बताइए? यस। ऐसे बहुत एग्जांपल है। HAL में, डिफेंस स्टॉक्स में टाइम करेक्शन चल रहा है कि नहीं? लक्ष्य इंडस्ट्री में हुआ। तो जो टाइम करेक्शन चलता है वो तो टाइम पास करता है, वो आपके समझ में नहीं आता है शरद जी। वो सोचते हैं यार ये करेक्शन नहीं है, पब्लिक ऐसे सोचती है। दैट इज करेक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्शन, बिकॉज वो आपको रिटर्न नहीं दे रही है ना। वो आपको रिटर्न नहीं दे रही है, इसलिए वो करेक्शन है। अब उसके साथ साथ प्राइस भी गिर जाए, फिर हमारी आंखें खुलती हैं, अरे यार करेक्शन आ गया। बेटा इसको बोलते हैं टाइम विद प्राइस करेक्शन, कंप्लीट करेक्शन बोलते हैं जिसको, क्योंकि हमें प्राइस समझ में आता है बस। किसी को डाउट, किसी को नहीं समझ में आई बात, तो मेरे को आगे से बोलिए माइक ऑन करके। आ गया सर। हाँ, उस समय पे हमने क्या करना चाहिए? उस समय पे अच्छा माल SIP करके भर लेना चाहिए। जो है वो रखो,
जो नहीं है उसका प्लान करो, जो लेना रह गया अच्छा माल। जो लेना रह गया है। आपका मेटल में अभी प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों आया, ठीक। तो आपने देखा कि आपके मेटल स्टॉक सस्ते हुए, सेल आपका फिर से 150 के नीचे आ गया। जब मैंने आपको सेल दिया था, याद है विवेक जी, जब हाँ। आपको मैंने सेल दिया नामरा, तो वो 155 था और अगले 2-3 दिन में वो 170 तक चला गया था, ठीक है। और वो टाइम में आपने क्या बोला मेरे को, सर क्या करें ट्रेन छूट गया। हमने हमने एक ही बात बोली, हमने बोला नहीं नहीं, बाइंग रेंज में आएगा तो लेने का है, अभी वेट करो। बराबर। आपको स्टॉक दे दिया है, लाइक ओएनजीसी आपको दिया, ठीक है। अब वो देने में बाइंग रेंज में है, लेकिन थोड़ा ऊपर निकला, अरे निकला ना निकला, आएगा ना, आएगा ना, आएगा तो पकड़ने का आपका। मैंने बोला ना, अभी मैं एक ही बात बोल रहा था सुबह से कि हमारे कैटेगरी 3 है जिसमें हम काम करते हैं, आप सब लोग, पोर्टफोलियो, मोमेंटम और लाइव सेशन। पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मोमेंटम में फ्लेक्सिबल, सॉरी वर्सेटाइल प्रिंसिपल, एंड लाइव सेशन में प्रिंसिपल शुड बी फ्लेक्सिबल। 1 रुपए नीचे भी बेचना पड़े तो बेचेंगे, मोमेंटम में टारगेट पे बेचेंगे, और पोर्टफोलियो में सुधीर शर्मा बोलेंगे तभी बेचेंगे, बस सिंपल। सो ये जो बाजार है, इसका करेक्शन, इसका क्रैश, इसका हाई होना, इसका लो होना, इन सब का आपके मन मस्तिष्क पे लैस मात्र भी असर नहीं होना चाहिए। इनका सबका असर आपकी जो भी अनप्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपने इनडिसिप्लिन वे में काम किया हुआ है, उस पर बेशक पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आप मुझे बताएं या ना बताएं, रुजुल जी आप मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन कोई स्टॉक आपने जरूरत से ज्यादा खरीद रखा है और बाजार आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, आप मुझे परेशान होते हुए नजर आएंगे, बस। इसका असर उन लोगों पे पड़ने वाला है, इसके अलावा नहीं। दूसरा, एक और मैंने देखा, लोगों को मैंने सुना, कई लोग जैसे आ जाते हैं हमारे पास बैठने ऑफिस पे, या मैं भी कहीं बाहर जाता हूं, तो मैंने देखा है कि जितने लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा पैसा बनाए हैं नायर जी। जिन लोगों ने 2020, 21, 22, 23 में निवेश किया है ना विवेक जी, वो ज्यादा पैसा बनाए हैं। जो लोग पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो कम पैसा बनाए हैं, वो कम पैसा बनाए हैं। अब इस बात को मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूं ना, तो ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं भी ऐसे निकल के आया सामने कि मैंने उतना पैसा नहीं बनाया, सामने नामरा ने ज्यादा पैसा बनाया। हाँ सर, ऐसा रहता है कि मेरा प्रॉफिट और नम्र का प्रॉफिट में, नम्र का प्रॉफिट बच जाता है, आपका प्रॉफिट कम होता है। मेरा प्रॉफिट कम रहता है। इसके पीछे कारण जानते क्या है? नामरा ने अभी वो रैपट नहीं खाए जो आपने खाए बाजार से, समझे? जो बाजार ने आपको पटकी दी है ना, वो अभी नामरा ने देखी नहीं है। हाँ, उसने पेन विवेक जी बात नहीं समझ रहे देखा, हैं? उसने पेन नहीं देखा उस हिसाब से। वही मैं बोल रहा हूं नायर सर, वही वही। न्यू कमर्स, न्यू एडमिशंस, उन्होंने वो सब देखा नहीं, इसलिए अभी वो एग्रेसिवली हाँ, काम कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो सीनियर होंगे, अभी वो देखेंगे ना अपने टाइम में, देखेंगे ना,
ऐसा नहीं हो सकता कि ना देखें। फिर वो बाद में मैच्योरिटी आएगी और फिर वो भी संभल के चलेंगे, तो वो एक मॉडरेट फॉर्म में अर्निंग करेंगे, ना कि एग्रेसिव। तो हर एक एज स्टेज पे आपको नए इन्वेस्टर मिलेंगे और उनका एग्रेशन बाजार में काम करेगा और आपकी समझदारी बाजार में काम करेगी। तो आप तो कॉन्सिस्टेंटली टारगेट पे अनीश जी बेचते रहेंगे, आज भी और कल भी, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो कहेंगे डैडी ये तो 100 का 200 हो ही नहीं रहा, पहले तो कितना मजा आ रहा था। तो डैडी बोलेंगे 100 के 200 के चक्कर में तो मैं कभी पड़ा ही नहीं, मैं तो सिर्फ टारगेट में बेचने वाला आदमी हूं। बोला यार ये आपका स्टाइल ठीक है, अब हम भी यही करेंगे। अच्छा उनको बोलो कि बेटा आप मेरी ये बात 3 साल पहले क्यों नहीं मान रहे थे? तो 3 साल पहले क्यों मानते? क्यों मानते हो बताओ, जब मार्केट उनको मजे दिला रहा था। तो हाँ। मैं ये लोगों को बोलता हूं ना, जब मैंने ब्लू जेट दिया अभी पिछले हफ्ते, उसमें यूट्यूब पे भी डाल दिया था ना, तो ब्लू हाँ। जेट ना खरीदा नहीं लोगों ने। अगले दिन मैंने थोड़ा सा और जब बढ़ा था तो मैंने उसको अपडेट कर दिया। कई लोग मेरे को बोले सर हमने खरीद लिया है आपका बताया हुआ स्टॉक। मैंने कहा भाई मेरा बताया हुआ मत खरीदो। क्यों खरीदा? क्यों खरीदा आपने? नहीं सर अब तो हमने ले लिया है। तो ले लिया तो आप जानो, तो 460 पे लिया, 420 पे 15 पे बोला, 460 पे क्यों लिया? मैंने कहा आपने नहीं लिया, ये मार्केट ने आपको जबरदस्ती खरीदवाया है, मेरे बोलने से आपने नहीं लिया है, मार्केट ने मजबूर कर दिया आपको, मार्केट खरीदवा रहा है आपको, ये मार्केट ने उसको बढ़ाया, आपको लालच आ रहा है, आपके कोई विजन नहीं है, आपको कुछ नहीं पता ब्लू जेट हेल्थ केयर, कोई मतलब नहीं आपको कौन दे रहा है और कौन क्या टारगेट दे रहा है, आपको बाजार खरीदवा रहा है ये चीज। अभी मैं स्टॉक बोलूं और वो 20 दिन ना चले और मैं सामने से बोलूं भाई ले लिया क्या? नहीं लिया सर। जिस दिन वो 20% बढ़ जाएगा, सर ले लूं क्या? टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी। हाँ, तो वो बाजार खरीदवाता है, हमारे बस का नहीं है उसको खरीदना और खरीदवाना। तो ये ओवरऑल हमारा आज के डिस्कशन का मामला रहा है, ये कंक्लूजन रहा है। तो आपने पोर्टफोलियो मोमेंटम लाइव सेशन में किसमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है, करेक्शन को कैसे ट्रीट करना है, प्राइस टाइम करेक्शन आएगा तो क्या करना है, टाइम करेक्शन में क्या करना है, वो सारा कुछ समझ गए कि नहीं? यस। तो आज का सेशन काफी है, 1 बज रहा है अभी, बाकी और भी खाली काम है। एक सवाल था सर कि ये पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है, जैसे आपने ये बोला है कि लाइव ट्रेडिंग और मोमेंटम में आप कुछ तो अमाउंट फिक्स करो, तो आपके ऊपर है। खाली ये पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट फिक्स करना है आपके सर वो हिसाब भी से? आप ही के ऊपर है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। अब आपका जो सपोज करिए आप हैं, आपके लिए मैं बोलूं भाई 60+ हो गए, बराबर। कॉलेज से रिटायर्ड हो गए, बराबर। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, सब खत्म। है ना, थोड़ी बहुत रह रही है वो भी। अब आप अ, होने वाला है आपका दिसंबर तक बच्चे की शादी हो जाएगी, सब फाइनल है। अब क्या करना है आपको? अब आपको छोटा अमाउंट आप पे, सपोज करो एक 10 लाख रुपया है आपको, सिर्फ बराबर। 10 लाख का 30% आपको पोर्टफोलियो रखना है। अच्छा। 10 लाख में से जो 30% है वो आपको लॉन्ग टर्म रखना है, कभी बेचना नहीं है, अच्छा। बच्चों को देके जाने का वो। अच्छा। खाली आपको पोर्टफोलियो बना के रखना है, आपके जीते जी अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो यू शुड सेल इट, बराबर। अदरवाइज वो तो बच्चों के लिए गिफ्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, एक बराबर। समझो मेरी बात को, कि आपने 3 लाख रुपए डाल दिए, आप अगले 10 साल, मैं कह रहा हूं महाकाल के कृपा से आप अगले 20 साल 30 साल जियो और आपका वो 3 लाख 30 लाख हो जाए, अपने जीते जी उसको निकालो और एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? लेकिन बराबर। अगर कुछ नहीं होता है तो वो 3 लाख का आपने डाल के रखना है, 30% आपको लॉन्ग टर्म में रखना है, बराबर। 40% को मोमेंटम में रखना है। हम्म।
और मोमेंटम का मतलब है टारगेट आने पे बेचना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है महीने 2 महीने में जो इकट्ठा हो जाए उसको निकालना है, अपनी वाइफ के साथ में बाहर जाना है, शॉपिंग भी करनी है, घर में भी कुछ खाने की चीज लानी है, 2-4 रुपए गरीब को देना है तो वो भी दे दो, सारा काम करना है। बराबर। लाइव ट्रेडिंग के लिए 30% रखना है, और लाइव ट्रेड में आपका मकसद वो 30% को मेंटेन करना है, पैसा कमाना नहीं है। बराबर। अगर ऊपर का पैसा बनता है, पैसा बनाओ और उसको भी खाओ, उसको री इन्वेस्ट नहीं करना आपको। अच्छा अच्छा। आपके लिए ये बेवकूफी हो जाएगी। आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए से इंट्राडे करा और आपके 3 लाख रुपए से 15,000 ऊपर आ गए, तो वो 15,000 भी मैं उसी में जोड़ता रहूं। किसके लिए जोड़ रहे? जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे, जोड़े जा रहे। क्या जोड़े जा रहे भाई? क्या कर लोगे उसका जोड़ के मुझे बताओ ना। हम्म। आप करना क्या चाह रहे हो? जब आप पैसा बना रहे हो, उस पैसे को निकाल के 2 रुपए यार दोस्तों के साथ में चाय पानी भी नहीं पी रहे हो, ना ही हमको खाने पे बुला रहे हो, है ना खुद खाना खा रहे हो। इस पैसे का करोगे क्या बाबा? ठीक। घरवाली बोल रही है तुम पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हो, रात दिन ये ट्रेडिंग ढूंढते हो, साला हमें तो लग नहीं रहा कि कुछ तुम कर रहे हो। उसको भी पैसे दोगे तब उसको लगेगा कि हाँ ट्रेडिंग में पैसा आ रहा है। तो दो बराबर। चार 6 रुपए का कुछ करो तो पैसा आ रहा है। ये ये ऑनलाइन में आपके लिए है, ये आपके लिए है। जितने सफेद बाल वाले हैं सबके लिए है ये। जिनके बाल कम है मेरी तरह और सफेद बाल हो चुके हैं, सबके लिए ये वाली कहानी है। किसी की एज 60 है, 60 वाले के लिए तो स्ट्रिक्टली ये रूल है। जिसकी एज अभी 40 से 50 में है उसके लिए थोड़ा सा अभी जोड़ना जरूरी है। जिसकी एज ही अभी 20 से 25 साल है, भाई जितना जोड़ सकते हो जोड़ो, जितना निवेश कर सकते हो करो। तो जो बंदा अभी 20 से 30 साल के कैटेगरी में है, वो पोर्टफोलियो आपका जो 30 है उसका 70 होना चाहिए, उसका 70 होना चाहिए। जो मेरे एज में है 40 से 50 में है, उनका 50% पोर्टफोलियो होना चाहिए और 25% मोमेंटम और ट्रेडिंग होना चाहिए। क्लियर? और कुछ पूछना है तो बताएं। क्लियर हो गया। और किसी का सवाल? बस तो अब 1 बज गया है, जय महाकाल बोलते हैं। सर एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप एजेड लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक दफा ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि बैंक से पैसे नहीं निकल रहे थे। तो मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जॉइंट में अकाउंट रखें, जॉइंट होल्डर ही रखे, सिंगल नाम का कोई भी अकाउंट ना रखे। दिक्कत तब हो जाती है जब जिस नाम के अकाउंट में पैसे हो और वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो, तब बैंक वाले पैसे नहीं देते हैं। हाँ तो 1-2 अकाउंट हमें ज्वाइंट तो रखने चाहिए फैमिली में, बिल्कुल। बराबर। तो मैं सभी से ये विनती करता हूँ कि भाई जॉइंट होल्डर जिस पर भी आपको भरोसा है वो 2 या 3 नाम के रखे, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। कभी कभार हॉस्पिटलाइज हो तो एजेड लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी जाकर पैसा निकाल सके, राइट क्योंकि राइट। वो अकाउंट होल्डर ही गिना जाता है। मेरे फादर के केस में ऐसा हुआ था। मेरे फादर और मदर का जॉइंट था और हॉस्पिटलाइज थे, और मदर फादर के साथ थी और बैंक वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। ज्वाइंट होल्डिंग अकाउंट तो सबका होगा एक ना एक। इस दिक्कत में मैं पड़ा था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई और कोई एजेड लोग इस दिक्कत में ना पड़े। हम्म। नहीं, ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए वाकई अच्छा में। है, अच्छा पॉइंट है ये, बहुत बढ़िया पॉइंट है। सर ये पॉइंट तो अच्छा इन्होंने बताया, एक्सपीरियंस से है ना, क्योंकि हम्म। एक्सपीरियंस बताया ना अपने, जो लाइफ बराबर। का इनको जो लेसन मिला
उससे बंदा वही बात बता रहा है, एक तो जॉइंट अकाउंट होना ही जरूरी है। चलिए सर, फिर आज का सेशन यही रखते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ठीक। जय जय महाकाल। महाकाल सर, जय जय महाकाल। महाकाल। ठीक है ओके, सर, जय जय महाकाल सर। महाकाल।